मुझे लगता है जरा प्रदीप भंडारी जी को आना चाहिए। प्रदेश में उन्हीं की पार्टी की सरकार है, कानून व्यवस्था का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है, क्योंकि गृह मंत्री भी प्रदेश के वही हैं। और प्रदीप भंडारी जी, हम सब जानते हैं कि पुलिस अगर चाहे तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे में नागपुर, जिसको लेकर हिंसा के मामले में पुलिस की अपनी रिपोर्ट यह कह रही है कि साहब 3 घटनाएं दिन में होती हैं। अग्रसेन चौक पर 11 बजे एक घटना, जब दोनों समुदाय आमने सामने आते हैं। अग्रसेन चौक पर ही उसके आधे घंटे बाद एक मुस्लिम युवक जिस पर अज्ञात हमलावर हमला करते हैं और उसके बाद फिर से तनाव होता है। और यहीं नागपुर में ही फिर दोपहर होते होते विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का वो विरोध प्रदर्शन, जिसमें कब्र पर, प्रतीकात्मक कब्र पर औरंगजेब की वो एक हरे रंग की चादर डालकर उसको जलाते हैं और उस चादर पर कुछ अरबी में आयतें लिखी हुई हैं या क्या लिखा हुआ है इसकी तो मैं पुष्टि नहीं कर सकती हूं, लेकिन उसी को लेकर यह भ्रम फैलता है कि साहब ये तो शायद कुरान जला दिया। ये अफवाहें फैलती हैं। ऐसे में ये सीधे सीधे पुलिस की नाकामी कि दिन में इतना ज्यादा मामला संवेदनशील बना हुआ था, बावजूद इसके पुलिस चाक चौबंद इंतजाम नहीं कर पाई कि अब हिंसा के बाद आज सुबह खुद आपकी पार्टी के विधायक हैं और कह रहे हैं कि पुलिस को फोन किए जा रहे थे, पुलिस नदारद थी। रोमाना जी, अगर पुलिस, लोकल पुलिस की तरफ से किसी ने भी इस पर कॉल ऑफ लाइन ऑफ एक्शन सही तरीके से नहीं किया होगा या अपनी जिम्मेदारी को नहीं निर्वाह किया गया होगा तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। पर एक पैटर्न देखने को देश के अलग अलग कोनों में मिल रहा है कि कुछ लोग और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में एकदम से पत्थर आ जाता है। जब भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीतता है उसके बाद में भी पत्थरबाजी होना शुरू हो जाती है। जब भारत के अंदर खुशी होती है तब भी वो पत्थर उठाना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है कि देश के कुछ कोनों के अंदर एकदम से पत्थर, रॉड और आगजनी शुरू हो जाती है? ये कौन वो लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? ये सिर्फ रिलेटेड टू महाराष्ट्र का एक एरिया नहीं है। याद करिए, जब भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, मऊ के अंदर क्या हुआ था? मऊ के अंदर भी एक छोटी सी अफवाह की बात की गई थी और पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। और सवाल ये है कि जिससे पुलिस में अगर कोताही बरती होगी जरूर एक्शन लिया जाएगा, हमारी जिम्मेदारी है। परंतु उसके साथ में सवाल उठाना ये भी जरूरी है कि कौन वो लोग हैं जो एकदम से पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिरकार कौन वो लोग हैं जिनके पास अचानक से इतने पत्थर आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि आपने मऊ का जिक्र किया, मऊ हो गया या उत्तर प्रदेश हो गया या बिहार हो गया, सांप्रदायिक लिहाज से ये वो इलाके हैं जो संवेदनशील रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र और नागपुर, जहां पर हिंसा हुई है, वहां पर दशकों से हिंदू और मुसलमानों के बीच इस तरीके के हालात नहीं बने हैं। वहां पर सब भाईचारे के साथ रह रहे हैं। तो कौन ये लोग हैं जिसने 2 समुदायों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया? क्या इस पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? रोमाना जी, ये आपको लग रहा होगा कि शायद से भाईचारे से लग रहे हैं। हाँ। आज अगर हिंदू जो है वो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी कर रहा है, मान लीजिए कुछ हिंदू जो है वो औरंगजेब के खिलाफ अपनी बात रख रहा है, तो कुछ ऐसे लोग हैं क्या वो इतने उत्तेजित हो जाएंगे कि पत्थरबाजी करना शुरू कर देंगे? हिंदू, ये माहौल सही होने का ये मतलब नहीं है कि हिंदू दबा रहे। नहीं। आपने औरंगजेब की बात की, जबकि आपने पहले नहीं सुना। वहां पर अफवाह क्या फैली? वहां अफवाह ये फैली कि साहब कुरान की प्रति जला दी गई। और मैं फिर पूरी जिम्मेदारी से दर्शकों को कह दूं कि यह अफवाह थी, इसीलिए अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। यहां जो शरारती तत्व हैं वो सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाना चाहते हैं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग जो वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो कब्र की जो प्रति लेकर गए उस पर हरे रंग का उन्होंने कपड़ा डाला हुआ था और उस कपड़े पर कुछ आयतें लिखी हुई थी। क्या लिखा हुआ था इसकी मैं पुष्टि नहीं करती हूं। इसीलिए वहां पर हालात बिगड़े। ये मामला औरंगजेब से आगे बढ़कर समाज के अंदर दरार पैदा करने वाला क्यों बन रहा है? विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि औरंगजेब के नाम पर आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। जी प्रदीप जी, हम नहीं, ये विपक्ष कर रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी, मैं आपसे, चलिए आपके आर्ग्यूमेंट को आगे ले जाता हूँ। मान लीजिए अफवाह हो, तो क्या ये अफवाह किसी को अधिकार देता है कि वो पत्थरबाजी करे? बिल्कुल नहीं देता। किसी को अधिकार देता है कि पुलिस वाले को डंडे से पीटे? बिल्कुल नहीं देता। और इसीलिए अगर ये अफवाह फैली तो ये अफवाह क्यों फैली? इस अफवाह को वक्त रहते पुलिस हैंडल क्यों नहीं कर पाई? और जब वहां 2.5 घंटे तक हिंसा हो रही थी तो आखिरकार पुलिस कहां थी? खुद वहां पर जो विधायक है उनको आकर ये कहना पड़ रहा है कि साहब लोग पुलिस को फोन कर रहे थे, पुलिस नदारद थी। पुलिस क्या कर रही थी? क्या ये छूट दी गई? आपको पता है संजय राउत के आरोप लगा कर गए। संजय राउत शिवसेना के सांसद हैं, वो ये कहकर गए हैं कि हिंदुओं को डराने का ये पैटर्न है। वो कह रहे हैं हिंदुओं को डराने के लिए जानबूझकर ये हिंसा करवाई गई। वो कटघरे में आपकी सरकार को खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हिंदुओं पर हमला कराने का ये एक पूरा का पूरा षड्यंत्र है। ये संजय राउत के शब्द हैं जो मैंने दोहराए हैं। रोमाना जी, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। संजय राउत कॉन्स्पिरेसी मेकर है, उनको कुछ नहीं आता है।
वो सिर्फ और सिर्फ ना उनको जमीन का ग्राउंड पता है। मैं उनको सीरियसली नहीं लेता हूँ, मैं आपको बहुत सीरियसली लूंगा और आपके सवाल का जवाब दूंगा कि पुलिस ने क्या किया। मैं किशोर तिवारी जी के पास जा रही हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं किशोर तिवारी जी, अच्छा आप बात कर लीजिए। तरफ की घटना पता चली थी और 8:30 बजे के बाद पुलिस ने 8:30 बजे के बाद में सेक्शन 144 लागू कर दिया था। तो विद इन 2 आवर्स सेक्शन 144 लागू हुआ था। परंतु आपकी बात ये सही है कि क्या वो लोकल इंटेलिजेंस में थी कि क्या इतने सारे लोगों के हाथ में पत्थर था, पुलिस के किसी व्यक्ति को अगर इसकी जानकारी थी उसने क्यों नहीं एक्शन लिया, इसकी तहकीकात होगी, जरूर होगी। बिल्कुल। और देखिए खुद विधायक जी जो है स्थानीय, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब बाहरी लोग थे, इसको लेकर भी जांच होनी चाहिए कि अचानक से ये इतनी बड़ी भीड़, और इस भीड़ को नागपुर में कौन ले आता है, क्योंकि स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि हमने तो पहले इन लोगों को नहीं देखा और बहुतों के तो चेहरे ढके हुए थे और बाकायदा एक साजिशन इस हिंसा को अंजाम दिया गया कि पहले सीसीटीवी तोड़ दिए गए ताकि चेहरे जो हैं वो कैद ना हो सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।